नमस्कार। आरएस राजस्थान इतिहास का सेकंड सेशन है और जो प्राचीन राजस्थान का पहला अध्याय है राजस्थान का नामकरण वो पूरा हो चुका है पिछले सेशन में। आज नया सेशन है, नई कक्षा है और राजस्थान का प्राचीन इतिहास अपना चल रहा है। आफ्टर नोमेनक्लेचर ऑफ राजस्थान यानी कि राजस्थान को विभिन्न युगों में किन किन नामों से पुकारा गया है, उसके पश्चात जिस अध्याय को हमें इस पूरी सीरीज में नेक्स्ट स्टेज पे लेना होता है वो है वेरियस हिस्टोरिकल सोर्सेज ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, यानी कि राजस्थान इतिहास के विभिन्न स्रोत या स्रोतों के बारे में जो हम जानकारी प्राप्त करते हैं। देयर आर काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ हिस्टोरिकल सोर्सेज जिनमें हम कॉइन्स की बात कर सकते हैं, अभिलेखों की बात कर सकते हैं। अभिलेखों में आप ताम्रपत्राभिलेख, शिलालेख, इंस्क्रिप्शंस वगैरह, कॉपर प्लेट्स वगैरह ले सकते हैं। मॉन्यूमेंट्स की हम बात कर सकते हैं। मॉन्यूमेंट्स से जो हमारा आशय यहाँ पर वो है असल में जो विभिन्न प्रकार के स्मारक या भवन या रिमेन्स वगैरह पाए जाते हैं, अवशेष पाए जाते हैं। अच्छा, जब मैं दोबारा आपसे बात कर रहा हूँ कि जब इस तरह के जो बैचेज हैं उनमें हमने प्रिलिमिनरी जो एग्जामिनेशन होता है उसके साथ साथ मेंस को भी टारगेट किया हुआ है और उम्मीद करता हूँ कि 2 सेशन में अपना पहला अध्याय पूरा हो गया है जो है राजस्थान का नामकरण। और आज ये तीसरा सीरीज है, तीसरा सेशन है इस सीरीज का, राजस्थान के ऐतिहासिक स्रोत। तो कोशिश ये रही है कि प्री के साथ साथ मेंस की भी तैयारी हो जाए, तो एक डिस्क्रिप्टिव जो एक अप्रोच होता है जिसमें हम विश्लेषण कर सके तथ्यों का और कथन और कारणों का। तो यहाँ पर क्यों आवश्यक है, यदि प्रश्न ये आ जाता है कि स्रोतों का अध्ययन यानी कि सिक्कों के अध्ययन से या इंस्क्रिप्शन से, जिसको हम कहते हैं अभिलेखों के अध्ययन से, हमें ऐसी क्या विशेष जानकारी प्राप्त होगी। असल में प्राचीन कालीन सोसाइटी या समाज के अध्ययन के लिए हमें उस जमाने के अवशेषों को, चाहे फॉसिल्स, जीवाश्म हो, कार्बन डेटिंग प्रणाली के द्वारा उनके कालक्रम के अनुक्रम को निर्धारित करना हो, वो बेहद आवश्यक होता है। तो आइएगा इस अध्याय को बिना वक्त गंवाए अपन आरंभ करते हैं। जो अध्याय है हमारा वो हमारे सामने निकल कर आता है हिस्टोरिकल सोर्सेज। ये बात भी आप लोगों को याद रखना होगा कि हिस्टोरिकल सोर्सेज आई थिंक हमें अपना चेंज करना ही पड़ेगा, राइट। तो जब हम हिस्टोरिकल सोर्सेज या ऐतिहासिक स्रोतों की बात कर रहे हैं तो इनमें सबसे पहला जो हमारे लिए अध्ययन करने वाला होता है वो है सिक्कों का अध्ययन। सिक्के जिनको हम कहते हैं कॉइन्स। अब एक इम्पॉर्टेंट तथ्य, एक महत्वपूर्ण बात हमारे सामने निकल कर ये आती है कि सिक्कों का अध्ययन कहलाता क्या है। सो स्टडी ऑफ कॉइन्स इज न्यूमिस्मैटिक्स, यानी कि सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स या मुद्रा शास्त्र कहलाता है। इसी प्रकार से ब्रांच जो विज्ञान की वो शाखा जो अभिलेखों का अध्ययन करती है यानी कि स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, वो एपिग्राफी कहलाता है, वो असल में अभिलेख शास्त्र कहलाता है। तो इतने जब हम विषयों को देखते हैं तो उससे अतीत काल के समाज या उस जमाने के सोसाइटी, मानव जीवन की विभिन्न कस्टम्स, रिचुअल्स, परंपरा, रीति रिवाज होती, उन पर काफी गहनता से विश्लेषणात्मक प्रकाश पड़ता है और फिर उनके प्रकाश में हम उस समाज के मानव की गतिविधियों, उनकी क्रियाकलापों का एक कालानुक्रम प्रस्तुत करते हैं और वही इतिहास है, वही इतिहास के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसमें हम सिक्कों का अध्ययन करेंगे, राइट। इसके अंदर हम, याद रखिएगा, अभिलेखों का अध्ययन करेंगे। अभिलेखों को यह बात भी याद रखिएगा, हम इंस्क्रिप्शंस भी पुकारते हैं। इसके अंदर हम विभिन्न प्रकार के अवशेषों का अध्ययन करेंगे। तो इन अवशेषों में जिनको हम रिमेन्स पुकारते हैं, इन रिमेन्स के अंदर आप कई प्रकार के भौतिक अवशेषों में की बात कर सकते हैं, जैसे कि हम खंडहर की बात कर सकते हैं, जो किसी भी भवन के अवशेष होते हैं, क्षतिग्रस्त हिस्से होते हैं, हम उनको ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात आती है, याद रखना, ये सबसे अधिक पॉटरी, जिसको हम कहते हैं मृद भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन, सो जो वेयर्स होते हैं, क्लियर,
जो टेराकोटा यानी कि पकाई हुई मिट्टी, या मृण मूर्ति, जिसको मृण मतलब कच्ची मिट्टी के जो बर्तन होते हैं। तो ये बात याद रखना कि प्राचीन कालीन इतिहास, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री हो चाहे राजस्थान हिस्ट्री हो, उनके अध्ययन के लिए मृत भांडों का अध्ययन, इस बात को बेहद गौर से आपको समझना होगा, मृत भांडों का अध्ययन बेहद आवश्यक होता है, काफी महत्वपूर्ण होता है। अब 2-3 बातें जो बड़ा महत्वपूर्ण रूप में हमारे सामने निकल कर आती है, उसको मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपके लिए पढ़ना सुविधाजनक रहे। एक ब्रांच है न्यूमिस्मैटिक्स यानी कि सिक्कों का अध्ययन, और एक ब्रांच है एपिग्राफी अर्थात अभिलेखों का अध्ययन। 2 बातें हमारे सामने आती हैं, इनको एक एक करके आप लोग देख लीजिए, और उम्मीद करता हूं कि पिछले सेशंस जितने आपको अच्छे लगे हैं उतना ही लाभप्रद सेशन आपको ये लगेगा। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को दबाइए, और अपने फ्रेंड्स में जितना अधिक हो सकता है शेयर करिए। क्लियर? इतना कोऑपरेशन मुझे आप लोगों से चाहिए होगा ताकि इस तरह की क्लासेस को मैं रेगुलर रख पाने में सफल रहूं। तो हिंदी में भी मैं आपके सामने लिख देता हूँ न्यूमिस्मैटिक्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या है माय डियर, कि कभी भी जो परीक्षा के अंदर जब क्वेश्चन आता है तो वो कभी भी, वैसे तो न्यूमिस्मैटिक्स का जो हिंदी अनुवाद है वो होगा मुद्रा शास्त्र, लेकिन आप लोग याद रखिएगा वो कभी भी आपको मुद्रा शास्त्र नहीं पकड़ाएगा, वो सीधी आपसे बात करेगा न्यूमिस्मैटिक्स की। सो न्यूमिस्मैटिक्स का जो मतलब निकलकर हमारे सामने आता है वो है स्टडी ऑफ कॉइन्स, यानी कि सिक्कों का जो अध्ययन होता है वो न्यूमिस्मैटिक्स कहलाता है। क्लियर है? एक और शब्द आपके सामने आता है, वो भी इंपॉर्टेंट है समझना, याद रखिएगा, एपिग्राफी। एपिग्राफी यानी कि स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस, अभिलेखों का जो अध्ययन होता है वो असल में एपिग्राफी कहलाता है। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, अभिलेखों का अध्ययन। अब यदि मैं इसको इंग्लिश में लूँ, हालांकि मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम की क्लासेस भी आप लोगों को प्रोवाइड की जा सके बाइलिंगुअल में, ताकि दोनों ही माध्यम के विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद रहे। सो स्टडी ऑफ, इसको हम कहेंगे स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। ठीक है सर? तो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस जो कहलाएगा वो कहलाता है एपिग्राफी। हिंदी में आप इसको लिखेंगे, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है एपिग्राफी। तो 2 बातें आपके सामने निकलकर इस सेशन में निकलकर आ गया है। देखो, एक प्रश्न तो आपसे बहुत स्पष्ट तौर पूछेगा कि जनाब सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सिक्कों का अध्ययन मुद्रा शास्त्र कहलाता है। एक और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के लिए आता है कि राजस्थान में नहीं, भारतीय इतिहास में न्यूमिस्मैटिक्स यानी कि मुद्रा शास्त्र पर जो सर्वाधिक कार्य किया गया है वो किया गया है डी कौशाम्बी एवं रैप्सन के द्वारा। यद्यपि रियासती सिक्के यानी कि विभिन्न रियासतों राजपूताने के जो विभिन्न वेरियस स्टेट्स थे मिडीवल और प्री मिडीवल हिस्ट्री में, उनके सिक्कों पर सबसे पहले जो कार्य किया गया था वो कैप द्वारा 1893 में किया गया था, द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना के नाम से। तो यदि बात आए न्यूमिस्मैटिक्स की, यदि हम बात करें तो 2-3 बातें आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा कि सिक्कों पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य जो महत्वपूर्ण कार्य किया गया है, याद रखिएगा, डी कौशाम्बी एवं मिस्टर रैप्सन के द्वारा किया गया है। अब फिर कई बार ये प्रश्न भी भाई बड़ा लाजिमी है निकलना कि साहब सिक्कों का अध्ययन इतना आवश्यक क्यों होता है? सिक्का किस धातु का बना है, मेटल क्या है, उसमें प्योरिटी कितनी है, जैसे गोल्ड है या सिल्वर है या कॉपर कॉइन्स हैं, उन पर क्या क्या लेख अंकित चित्र हैं, कोई वर्ष संवत कोई अंकित है, या जो जेंडर क्या है उसमें रानी का चित्र है, राजा का चित्र है, विभिन्न प्रकार के मार्क्स जिनको हम चिन्ह कहते हैं वो किस तरह के बने हुए। जैसे हम जानते हैं द ओल्डेस्ट कॉइन्स ऑफ एंटायर इंडियन हिस्ट्री इज क्या कहते हैं, आहत सिक्के,
इंग्लिश में उनको कहेंगे अपन पंच मार्क्ड कॉइन्स, आहत सिक्के। तो पंच मार्क का मतलब ही वही है, पंच यानी कि ठप्पा, जिनको ठप्पा मार के बनाया जा रहा है। और ये राजस्थान के भी सबसे प्राचीन सिक्के, जब भारतीय इतिहास के सबसे प्राचीन सिक्के पंच मार्क्ड या आहत सिक्के होते हैं तो राजस्थान भी उसके अंदर आ जाएगा। तो उन पर किस प्रकार के चिन्ह या मार्क्स बने हुए हैं, क्या उन पर लेख या जिसको हम कहते हैं किसी भी प्रकार का लिपि मतलब स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, तो ये अच्छा धार्मिक चिन्ह क्या है उनके अंदर। असल में एक सिक्के के अध्ययन के द्वारा हम उस जमाने के लोगों के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक रीति रिवाज, उनकी इकोनॉमी किस तरह की थी। यदि गोल्ड कॉइन्स बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं, इट मीन्स कि उनकी इकोनॉमी काफ़ी सॉलिड थी, तभी तो वो गोल्ड कॉइन्स या सिल्वर कॉइन्स एक अच्छी मात्रा में रिलीज करने में सफल रहे। तो इतना अधिक आवश्यक होता है प्राचीन राजस्थान के इतिहास के निर्माण हेतु सिक्कों का अध्ययन। फिर प्रश्न निकलता है कि सिक्कों पर सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण कार्य संपूर्ण भारतीय इतिहास में सबसे पहले किया गया है, दैट इज डीडी कौशाम्बी एवं रैप्सन। बट यदि मैं स्पेसिफिकली राजस्थान के इतिहास के सिक्कों की बात करूं, तो पहली बार जिस व्यक्ति ने इनका वैज्ञानिक वर्गीकरण करते हुए इन पर शोध कार्य किया था वो था मिस्टर कैब। मिस्टर कैब ने 1893 में अपना एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा था, द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना। 1893 के अंदर ये पुस्तक आपके सामने आती है, आइएगा देख लीजिएगा। तो मिस्टर कैब के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और प्रश्न ये आता है कि जी ये पुस्तक जो लिखी गई है कौन से वर्ष लिखी गई है, तो फिर आपका जवाब निकलेगा इन 1893 के अंदर, यानी कि 1893 ईस्वी में कैब ने ये पुस्तक लिखी है, द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना। देख लीजिए, द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना। काफी महत्वपूर्ण है और ये बात याद रखना, आप चाहे जितनी कोचिंग्स या नोट्स पढ़ लीजिए, इतना एनालिटिकल अप्रोच किसी शिक्षक के द्वारा रख पाना पॉसिबल इतना गहराई में कोई नहीं उतरेगा। तो इसलिए बस आपसे थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको हमें जितना सपोर्ट कर सकते हैं, कम से कम अपने साथियों को जोड़कर। द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट्स, ये दिस बुक इज रिटन बाय मिस्टर कैब इन 1893 जी। अच्छा, अब यही नहीं, इसके अलावा कुछ बातें जी हमारे लिए और भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। देखो, सिक्कों की जब हम बात करते हैं तो एक बड़ा महत्वपूर्ण सिक्का हमें नजर आता है एडवर्ड थॉमस के रूप में। एडवर्ड थॉमस ने एक पुस्तक लिखी थी जिसके अंदर पृथ्वीराज तृतीय चौहान के एक सिक्के की अपने को जानकारी प्राप्त होती है। अब जितने लोगों ने आज तक राजस्थान इतिहास पर काफ़ी विस्तार से अध्ययन किया है, आप लोग जानते हैं इतिहास के अंदर कुछ बड़े विवादित से विषय रहते हैं, इश्यूज रहते हैं। जैसे पृथ्वीराज तृतीय चौहान का अंत किस प्रकार से हुआ। यद्यपि हम जानते हैं चंद बरदाई का कहना है साहब कि जी वो शब्दभेदी बाण चलाया और उस समय तक वो ब्लाइंड थे, अंधे थे पृथ्वीराज तृतीय चौहान, जब उन्हें गजनी ले जाया गया अकॉर्डिंग टू चंद बरदाई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासू में एक छंद के द्वारा इस बात को प्रकट किया है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। लेकिन ये बात सही नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा कि जी शब्द भेदी बाण चलाया, उसने मोहम्मद गोरी की हत्या करी, फिर चंद बरदाई पृथ्वीराज तृतीय चौहान ने एक दूसरे को कटार घोंपकर मतलब हत्या करी एक दूसरे की। लेकिन ये बकवास है भाई। 1206 ईस्वी में खोखर जाटों के द्वारा दमियत स्थान पर वर्तमान पाकिस्तान में हत्या की गई है मोहम्मद गोरी की, जिसको मोहम्मद बिन साम मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी भी पुकारा जाता है। तो अब ऐसी स्थिति में, जबकि ये बड़ा अच्छा, और चाहे अबुल फजल हो, चाहे ताजुल मासिर का लेखक हो, चाहे मिनहाज उस सिराज हो, हसन निजामी हो, नयनचंद सूरी हो, विरुद्ध विधि विध्वंस का लेखक हो, ये सब इसकी पृथ्वीराज तृतीय चौहान के अंत पर अलग अलग मत प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये बड़ी दिक्कत हो जाती है कि हम चंद बरदाई की इस बात पर कैसे यकीन करें। तब
अजमेर से 1194 ईस्वी का प्राप्त एक सिक्का इस यक्ष पहेली को हल कर देता है। इतना महत्वपूर्ण स्थान होता है सिक्कों का अध्ययन करना। वो एक सिक्का जिसके एक तरफ मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम और दूसरी तरफ पृथ्वीराज सत्य चौहान और लक्ष्मी का चित्र बना हुआ है, लिखा हुआ है पृथ्वीराज सत्य चौहान। वो ये बात को स्पष्ट करता है कि पृथ्वीराज सत्य चौहान का असल में अंत कहाँ हुआ है। अब मैं इस पर प्रकाश बाद में आप लोगों के सामने डालूंगा। फिलहाल मैं एक एक करके सिक्कों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ, ताकि अब सबसे पहले तो आप लोग, मैं भूल गया था, इस स्लाइड को एक बार आप लोग ठीक से देख लीजिए। जितना, यदि कुछ भी चीज़ आपको नोट करना हो, मैं एक बार सामने से हट जाता हूँ, आप लोग यहाँ तक का मैटर देख लीजिए, इसके बाद फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है सर, चलिए, आई थिंक ये आपने देख लिया है। अब हम अपनी दूसरी बात स्लाइड पर लेते हैं और समझने का प्रयास करना। यदि हम बात करें सर्वाधिक प्राचीन सिक्के राजस्थान के इतिहास में भी, याद रखिएगा, सर्वाधिक प्राचीन सिक्के किसे कहा गया है, तो फिर आपका यहां पर आंसर होगा आहत सिक्के। सर्वाधिक प्राचीन सिक्के जो हैं संपूर्ण राजस्थान के इतिहास के, वो हैं आहत सिक्के। आहत सिक्के जिनको जेम्स प्रिंसेप के द्वारा एक विशेष नाम दिया गया है। जेम्स प्रिंसेप ने इन आहत सिक्कों को इंग्लिश में, याद रखिएगा, पंचमार्क्ड कॉइन्स भी पुकारा है। पंचमार्क्ड कॉइन्स, जिन पर ठप्पा मारकर कुछ विशेष प्रकार के चिन्ह बनाए गए हैं। ठीक है सर, तो सबसे प्राचीन सिक्के आहत सिक्के हैं। अब इन आहत सिक्कों की विशेषताएं क्या क्या हैं, ये कहां कहां से प्राप्त हुए हैं और किस किस प्रकार के हैं, इन पर मैं बाद में प्रकाश डालूंगा एक पूरे चार्ट के रूप में। लेकिन कुछ बातों का आप समझ लीजिएगा, राजस्थान ही नहीं, संपूर्ण भारतीय इतिहास के सबसे प्राचीनतम सिक्कों में नाम आता है जिनको हमने कहा है आहत सिक्के या पंचमार्क्ड कॉइन्स। ठीक है, लेकिन याद रखना, पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सिक्के लेख विहीन सिक्के हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, इन पर किसी भी प्रकार का लेख नहीं है। ये सिक्के चित्र विहीन हैं, किसी भी प्रकार का इन पर चित्र की बात कर रहा हूं मैं, जैसे राजा रानी का, इन पर चिन्ह है। चिन्ह का मतलब होता है सिंबल। किसी चित्र को आप प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करें, तो न तो ये लेख, न तो इन पर लेख है, नहीं चित्र विहीन है। दूसरी बात, ये स्वर्ण रहित सिक्के हैं, यानी कि संपूर्ण इतिहास में आज तक सोने का, गोल्ड का कोई आहत सिक्का नहीं मिला है। यानी कि इन पर सोना नहीं मिला है, लेकिन ये सिक्के ताम्र धातु में पाए गए हैं। ये सिक्के, याद रखना, रजत धातु में पाए गए हैं। तो न तो इन पर किसी भी प्रकार का कोई लेख है, न इन पर किसी भी प्रकार का कोई चित्र है, और न ही ये गोल्ड मेटल के अंदर हमें प्राप्त हुए हैं। लेकिन इन पर, याद रखना, इन पर ठप्पे को हम, आप लोग जानते हैं, इंग्लिश में कहते हैं पंच। इनको ठप्पा मारकर विशेष प्रकार से चिन्हित किया गया, यानी कई प्रकार के मार्क इन पर किए गए हैं, जिनमें नदी हो सकता है, पहाड़ हो सकता है, वृक्ष हो सकता है, ठीक है, आपके मछली हो सकती है, कई प्रकार के। पंच का मतलब यहाँ पे 5 से भी मत निकालिएगा, ठीक। इसलिए इनको जेम्स प्रिंसेप ने इनको पंचमार्क्ड कॉइन्स के नाम से पुकारा है। तो ये आहत सिक्कों की एक प्रमुख विशेषता आपके सामने हो जाती है। चलिएगा, यहाँ तक के मैटर को ठीक से एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर हम अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब यदि 2-3 बातें, ये तो हो गया, फिर कुछ और बातें यदि मैं आपके सामने उठाऊं तो आप लोग देखिएगा। संपूर्ण राजस्थान
संपूर्ण राजस्थान में पहला क्षत्रिय नरेश। याद रखना, बेहद महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने देने जा रहा हूं मैं। प्रथम क्षत्रिय नरेश जिसके सिक्के हमें प्राप्त हुए। संपूर्ण राजस्थान के इतिहास का पहला राजपूत नरेश या क्षत्रिय नरेश जिसके हमें सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये मेवाड़ का गुहिल वंश का, गुहिल जो डायनेस्टी है उसका राजा है। गुहिल या गोमिल या गोमल या गुहादित्य या गुहिलादित्य, कई प्रकार के नाम अपने को नाम प्राप्त होते हैं। अच्छा, इनके 2000 तो चांदी के सिक्के और 9 ताम्र सिक्के प्राप्त हुए हैं जिन पर श्री गोहिल अंकित है, ये आगरा से प्राप्त हुए हैं। अब ये बड़ा अनोखा तथ्य है कि मेवाड़ का शासक, फाउंडर ऑफ गोहिल डायनेस्टी इज गोहिल। गोहिल के नाम पर ही उस वंश का नाम गोहिल पड़ा है। लेकिन उसके सिक्के साहब राजस्थान के किसी स्थान से प्राप्त ना होकर आगरा से मिले हैं, वर्तमान उत्तर प्रदेश से। आज तक इतिहास या इतिहासकार इस बात पर प्रकाश नहीं डाल पाए, वो सक्षम नहीं हो पाए हैं इस बात पर का उद्घाटन करने में कि साहब इतना दूर इनके सिक्के कैसे पाए गए। तो जिस क्षत्रिय नरेश के सबसे पहले आपको सिक्के प्राप्त हुए हैं वो है, याद रखना, उस राजा का नाम आपको प्राप्त होता है गोहिल। और अब गोहिल के बारे में बतला दूं, गोहिल कौन है? फाउंडर ऑफ गोहिल डायनेस्टी। और मेवाड़, ये इनका परिचय है गोहिल का। गोहिल जिसको वल्लभी नरेश शिलादित्य और उनकी महारानी पुष्पावती का पुत्र माना गया। बेसिकली ये वल्लभी गुजरात से मेवाड़ में इन लोगों ने माइग्रेट किया था, ठीक है। फिर इनका आरंभिक संघर्ष ईडर के भीलों के साथ, ईडर जो गुजरात का एक स्टेट रहा है, गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर, फिलहाल गुजरात में, तो वहां के इन्होंने ट्राइब्स थे भील, उनको परास्त किया। इस गोहिल के, जिसने मेवाड़ के गोहिल वंश का संस्थापक कहा जाता है, जो एपिसोड अभी आपके निकले हैं इस RS राजस्थान हिस्ट्री की सीरीज में, राजस्थान का नामकरण, मैंने वहां पे कहा था कि मेवाड़ को प्राचीन काल में, प्राचीन राजस्थान में शिवी जनपद के नाम से भी पुकारा जाता है। क्लियर है? तो इस बात को आप लोग बहुत अच्छे समझना कि इस गोहिल के 2000 सिल्वर यानी कि 2000 चांदी के सिक्के प्लस 9 ताम्र सिक्के हमें कहां से प्राप्त हो रहे हैं? आगरा से प्राप्त हो रहे हैं। तो संपूर्ण राजस्थान के इतिहास का प्रथम क्षत्रिय नरेश जिसके हमें सबसे पहले सिक्के प्राप्त हुए हैं वो नरेश है, याद रखिएगा, गोहिल, जिसको हमें 2000 चांदी के सिक्के और 9 ताम्र सिक्के आपको आगरा से प्राप्त हुए हैं। आई थिंक यहां तक के पूरे मैटर को आप लोग ठीक से देख लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद फिर अपन अपनी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। मैं स्क्रीन से थोड़ा सा हट जा रहा हूं ताकि आपको लिखने में सुविधा रहे, और जल्दी करिएगा। आइएगा आगे बढ़ते हैं। यहां तक का हो गया राजपूताने का प्रथम नरेश। एक और इंपॉर्टेंट तथ्य देखिएगा, राजपूताने का प्रथम क्षत्रिय नरेश जिसका हमें स्वर्ण सिक्का प्राप्त हुआ। अब आप सोचिएगा ये तथ्य भी कितना महत्वपूर्ण है। गोहिल के, आपको जो मेवाड़ के गोहिल वंश का संस्थापक था, उसके आपको 2000 चांदी के और 9 ताम्र सिक्के आगरा से प्राप्त हुए। लेकिन द फर्स्ट गोल्ड कॉइन विच इज फाउंड इन राजस्थान
का संबंध असल में किस क्षत्रिय नरेश के साथ है, या हम कहें कि किस क्षत्रिय नरेश के का पहला हमें स्वर्ण सिक्का मिला है, तो इस राजा का संबंध भी मेवाड़ से है और गोहिल डायनेस्टी से है, एंड इट इज बप्पा रावल which is known as an actual founder of Gohil dynasty in Mewar. Gohil dynasty was founded by Gohil but established by Bappa Rawal. That's why Bappa Rawal called as a actual founder, the real founder of वास्तविक संस्थापक गोहिल वंश का। तो राजपूताने का प्रथम क्षत्रिय नरेश जिसका आपको स्वर्ण सिक्का प्राप्त हुआ है, इस नरेश का नाम आपको मिलता है, मैं लिख देता हूं आपके सामने यहाँ पर, बप्पा रावल। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि बप्पा रावल का 115 ग्रेन भार का आपको स्वर्ण सिक्का प्राप्त हुआ है, और ये अब महत्वपूर्ण है जी, कहां से प्राप्त हुआ है? अजमेर से। और इस बात की जानकारी सबसे पहले जिस इतिहासकार के द्वारा दी गई है वो है गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी। गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने सबसे पहले अजमेर से 115 ग्रेन भार का जो स्वर्ण सिक्का प्राप्त हुआ जिसका संबंध बप्पा रावल के साथ है, उस पर प्रकाश डाला है। अब बप्पा रावल को किस नाम से जाना गया, जरा वो फिर दोबारा देख लीजिए, बेहद महत्वपूर्ण है। असल में इसे पहचाना गया है एक्चुअल फाउंडर ऑफ गोहिल डायनेस्टी ऑफ मेवाड़, यानी कि मेवाड़ के गोहिल राजवंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल को बोला जाता है। और महत्वपूर्ण जानकारी में बप्पा रावल के बारे में आपको बता दूं, जब हम पढ़ ही रहे हैं, इसको भारत का चार्ल्स मार्टल, इंपॉर्टेंट है, इसे भारत का चार्ल्स मार्टल या मैं कहूं चार्ल्स मादित्य भी पुकारा गया है, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। बप्पा रावल, असल में याद रखना, सिक्कों को का वजन नापने की जो यूनिट है, जो इकाई है, वो ग्रेन होती है, इसीलिए सिक्कों के पीछे आपको हमेशा ग्रेन शब्द का उल्लेख प्राप्त होगा। तो यदि हम कहें कि राजस्थान के इतिहास के पहले सिक्के किस क्षत्रिय नरेश के प्राप्त हुए, तो वो है गोहिल, और जो चांदी के 2009 ताम्र सिक्के प्राप्त हुए हैं। और किस क्षत्रिय नरेश का पहली बार आपको स्वर्ण सिक्का मिला, तो फिर आपका यहाँ पर सीधा सा आशय होगा बप्पा रावल। बप्पा रावल का 115 ग्रेन भार का अजमेर से, हट जाता हूं मैं, अजमेर से सिक्का आपको प्राप्त हुआ है जिसका कुल वजन 115 ग्रेन, और इसका उल्लेख कौन कर रहे हैं? गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी। याद रखना, लिख देते हैं, गौरीशंकर हीराचंद ओझा आपको यहां से प्राप्त होते हैं। ठीक है सर, तो ये मतलब गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी ने इस सिक्के की बात करी है। दोनों ही राजाओं का, गोहिल और बप्पा रावल, दोनों का ही संबंध मेवाड़ से। अब जो मैंने अभी शुरुआत में, इसी सेशन की शुरुआत में कहा कि पृथ्वीराज तृतीय चौहान का अंत किस प्रकार से हुआ, इस पर बड़ा विवाद है। और विवाद कहां से पैदा होता है, इसको आप समझने का प्रयास करना, क्योंकि आप जानते हो इनको एक रोमांटिक वॉरियर या योद्धा के रूप में भी पुकारा गया है। एक हीरोइक छवि, इमेज रही है पृथ्वीराज तृतीय चौहान साहब की। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अपनी पुस्तक द अर्ली चौहान्स डायनेस्टीज में इन्हें भारत का रोमांटिक हीरो भी पुकारा है, पृथ्वीराज तृतीय चौहान का। अब आप सोचना कितना विवाद है इसकी मृत्यु पर, इनके अंत पर, इनके पतन पर, पृथ्वीराज तृतीय चौहान। और फिर बोल रहा हूं मैं, आप कितनी ही ऑफलाइन क्लासेस ले लीजिए, कितना ही आप पढ़ लीजिए बड़ी से बड़ी नामी ग्रामी कोचिंग्स में, इतना भाई डीप में एनालिसिस पॉसिबल नहीं है। मैं खुद भी जब ऑफलाइन क्लासेस में होते हैं, उसकी वजह कि हमें टाइम बाउंड किया जाता है जी, आपको इतना इतना में। हालांकि जनरली कई कोचिंग्स ऐसा नहीं करती कि बहुत ज़्यादा फोर्स करें, लेकिन फिर भी खुद पर भी एक रहता है कि सिलेबस को टाइम से पूरा करना होता है, तो आप बहुत गहराई में नहीं जा सकते। लेकिन अब ये प्लेटफॉर्म अपना है और आपके लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, जितना पढ़ सकते हो पढ़िए। तो क्या है वजह, देखो समझना, हसन निज़ामी
अपने ग्रंथ ताजुल मासिर के अंदर बहुत स्पष्ट तौर पे लिखता है कि पृथ्वीराज तृतीय चौहान को बंदी बनाया गया, अंधा बनाया गया और अजमेर में उसका पतन हुआ क्योंकि उसने वहां पर धोखा रचा, छल किया। अबुल फजल अपनी पुस्तक अकबरनामा में, और आप जानते हो कि अबुल फजल तो अकबर का इतिहासकार है, तो अबुल फजल अकबरनामा में सेम बात को दोहराते हैं कि जी अजमेर ले जाया गया, छल किया और बाद में वध किया गया। इसका समर्थन हसन निजामी का और मिनहाज अबुल फजल का समर्थन आधुनिक इतिहासकारों डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर GN शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा जी के द्वारा भी किया गया है। लेकिन यदि मैं बात करूं मिनहाज उस सिराज, जो जिसने पुस्तक लिखी है तबकात ए नासिरी, मिनहाज उस सिराज का स्पष्ट कहना है कि हाथी पर बैठकर युद्ध लड़ा, युद्ध क्षेत्र में तराइन सेकंड बैटल में, एंड तराइन सेकंड बैटल इज ए डिसिसिव बैटल ऑफ इंडियन हिस्ट्री। हिंदुस्तान के इतिहास का निर्णायक युद्ध भी कहा गया है तराइन द्वितीय युद्ध को। तो पहले हाथी पर बैठ के लड़ा, बाद में घोड़े पर बैठ के युद्ध स्थल से भागा। हमने यानी कि तुर्कों ने, गोरी के सैनिकों ने पृथ्वीराज तृतीय चौहान भागते हुए पृथ्वीराज तृतीय चौहान को हरियाणा में सिरसा नामक स्थान पर पकड़ा और वहीं उसका वध कर दिया। हटाइए। विरुद्ध विधि विध्वंस नामक ग्रंथ लिखता है कि पृथ्वीराज तृतीय चौहान युद्ध स्थल में लड़ता हुआ मारा गया, जबकि चंद बरदई जो कि दरबारी साहित्यकार थे और परम मित्र थे पृथ्वीराज तृतीय चौहान के, वो अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासों में लिखते हैं कि 4, 5, 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। अर्थात पकड़ा गया, युद्ध स्थल में लड़ते हुए बंदी बनाया गया, अंधा बनाया गया, गजनी वर्तमान अफगानिस्तान में ले जाया गया और वहां पर फिर उसने शब्दवेदी बाण चलाया जिससे मोहम्मद गोरी की हत्या हुई। बाद में पृथ्वीराज तृतीय चौहान ने मेरे यानी कि चंद बरदाई के, और चंद बरदाई ने पृथ्वीराज तृतीय चौहान के कटार घोपिया अंत हुआ। ठीक है। नयन चंद सूरी अपनी पुस्तक हम्मीर महाकाव्य में लिखते हैं कि अंधे पृथ्वीराज तृतीय चौहान ने शब्दभेदी बाण चलाया और लोहे का पुतला टंकार की आवाज के साथ। बस यही अपनी बात समाप्त कर देते हैं। तो इतने सारे मत, और जब मुस्लिम इतिहासकार इस बात पर प्रकाश नहीं डाल रहे हैं कि पृथ्वीराज तृतीय चौहान का अंत गजनी में हुआ, तो चंद बरदाई की बात में क्या वजन है भाई? कैसे हम उसकी बात को यकीन कर लें? और वो भी तब जबकि पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी की हत्या तो 1206 में खोखर जाटों ने वर्तमान पाकिस्तान के दमियक नामक स्थान पे की है। तो कोई वजह ही नहीं है। तब प्रश्न ये उठता है कि पृथ्वीराज तृतीय चौहान का के अंत का असल में रहस्य क्या है, इनका पतन किस प्रकार से हुआ है? तो इस बात पर प्रकाश एक सिक्का डालता है और उस सिक्के से स्पष्ट होता है कि इनका अंत कहाँ होगा। इतना अधिक महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट है स्टडी ऑफ कॉइन्स न्यूमिस्मेटिक्स, यानी कि सिक्कों का अध्ययन इतना विशिष्ट या इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। असल में एडवर्ड थॉमस जिन्होंने सिक्कों पर अध्ययन किया डॉक्टर कैब या रैप्सन या डीडी कौसाम्बी के द्वारा, तो एडवर्ड थॉमस ने अपनी पुस्तक क्रॉनिकल्स ऑफ द पठान किंग्स ऑफ दिल्ली के पेज नंबर 1718 पर इस बात पर एक प्रकाश डाला है और उसका उल्लेख, उसका समर्थन डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी किया है अपनी पुस्तक अर्ली डायनेस्टीज ऑफ चौहान में, दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज में, पेज नंबर 78 पर। अब क्या है वो चीज जरा देखिएगा। सबसे पहले तो आप लोग देखिए एडवर्ड थॉमस की बात को। तो साहब एडवर्ड थॉमस ने अपनी पुस्तक याद रखना, क्रॉनिकल्स ऑफ द पठान किंग्स ऑफ दिल्ली, क्रॉनिकल्स ऑफ द पठान किंग्स ऑफ दिल्ली, क्लियर। इस पुस्तक के पेज नंबर 1718 पर इस एक सिक्के का उल्लेख किया है। और यदि मैं बात करूं डॉक्टर दशरथ शर्मा, तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने अपनी पुस्तक दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज में अब आप आराम से इस मैटर को उतारते रहिएगा। किसी भी अच्छी पाठ्य पुस्तक से, मतलब आप एक पुस्तक में तो खैर इस तरह का सामग्री मिलना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि मैंने तो काफ़ी वेरियस बुक्स के कलेक्शन के आधार पर फिर ये बातें आपके सामने रखी हैं। सो देखिएगा, दी अर्ली चौहान डायनेस्टीज के पेज नंबर 78 याद रखिएगा। तो ये दो नहीं, नॉट 78,
इट इज 87। याद रखिएगा, ठीक है साहब। तो अर्ली चौहान डायनेस्टी में इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि साहब 1192 के पश्चात का एक सिक्का प्राप्त हो रहा है, 1192 ईस्वी के आसपास का। ये अपनी पुस्तक में क्रॉनिकल्स ऑफ द पठान किंग्स ऑफ दिल्ली में एडवर्ड थॉमस और द अर्ली चौहान डायनेस्टीज में डॉक्टर दशरथ शर्मा ये लिखते हैं कि 1192 ईस्वी का एक सिक्का आपको अजमेर से प्राप्त हुआ है, अजमेरू से। याद रखना, अजमेरू वो नगर है जिसकी स्थापना अजयराज द्वितीय चौहान के द्वारा की गई थी। तो अजमेरू से 1192 ईस्वी का एक सिक्का प्राप्त हुआ है। 1192 ईस्वी जब तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, और यह सिक्का पृथ्वीराज तृतीय चौहान का एक सिक्का है, जिसके एक तरफ तो है मोहम्मद बिन साम अंकित और एक तरफ है पृथ्वीराज अंकित है, ठीक है साहब। अब प्रश्न ये उठता है कि इस तरह के सिक्के जारी कौन करता है, जिसमें एक तरफ एक राजा का नाम है, दूसरी तरफ दूसरा राजा का नाम है। पॉसिबल नहीं भाई, पृथ्वीराज तृतीय चौहान तो इन सिक्कों को अंकित नहीं करवाएगा। तो याद रखना, इतिहास में एक परंपरा रही है, इस प्रकार के सिक्कों को जारी करने की एक विशिष्ट परंपरा रही है, जिसके अनुसार जीतने वाला शासक इस तरह के सिक्कों को इशू करता है, इस तरह के कॉइन्स को इशू करता है। आगे जाकर हम शकों में भी इस परंपरा को देखेंगे। जब आप किसी क्षेत्र विशेष के ताकतवर राजा को परास्त करके उसके क्षेत्र पर अधिकार कर लेते हो, तो उसके सिक्कों को एज इट इज कुछ चेंज करते हुए दोबारा ढालते हो, जिसमें एक तरफ उस राजा का जो पराजित हुआ है, आपसे आपकी अधीनता में आ चुका, उसका नाम अंकित रहता है, और दूसरी तरफ विजेता शासक अपना नाम अंकित करवाता है सिक्के के एक तरफ, जो इस बात का पर्याय होता है कि भैया अब ये राजा जिसका सिक्के के दूसरी तरफ नाम है, अब मेरे अधीन है, सबॉर्डिनेट है, मुझसे पराजित हो चुका है, और इसके संपूर्ण साम्राज्य का एकमात्र मालिक मैं हूं। तो 1192 ईस्वी का अजमेर से जो एक सिक्का प्राप्त हुआ है, ये सिक्का है, याद रखना, अजमेर के अंतिम शाहमान नरेश पृथ्वीराज तृतीय चौहान का। और पृथ्वीराज तृतीय चौहान का जो ये सिक्का है, क्लियर है, इस सिक्के के एक तरफ तो लिखा हुआ है मोहम्मद बिन साम, एक हिस्से पर एक तरफ मोहम्मद बिन साम, ठीक है साहब, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है, बहुत स्पष्ट तौर पर याद रखिएगा, पृथ्वीराज। अब यदि हम चंद बरदाई की बात को सही माने, तो भाई ये सिक्का फिर अजमेर से क्यों मिल रहा है? अजमेर से सिक्का मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मोहम्मद गोरी तो गजनी ले गया तराइन द्वितीय युद्ध के पश्चात पृथ्वीराज तृतीय चौहान को, वहां उसे बंदी बनाया, अंधा पहले कर लिया था, बंदी पहले बन गया था, लेकिन बंदी बनाकर अंधा बनाकर ले जाया गया, फिर वहां उसने शब्दभेदी बाण चलाया वगैरह वगैरह। अब आप कहेंगे नहीं, ये सिक्का तो कुतुबुद्दीन ऐबक जारी कर सकता अजमेर में। सॉरी, किसी गुलाम को सुल्तान बनने की आज्ञा नहीं थी बाबू। सुल्तान के अलावा सिक्के कौन जारी करेगा, खुतबा कौन पढ़ेगा, और आप जहां रहते हो सिक्के वहीं जारी होंगे। और यदि सिक्के जारी किए अफगानिस्तान में, तो फिर भाई पृथ्वीराज तृतीय चौहान का वहां कौन सा क्षेत्र था, फिर वहां सिक्के पर नाम क्यों आएगा? सो दैट मीन ये सिक्का क्या प्रकाश डाल रहा है, जिस पर एडवर्ड थॉमस और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने प्रकाश डाला, और इन्होंने दोनों ने, स्पेशली डॉक्टर दशरथ शर्मा ने तो काफी पुष्टि करी अपनी पुस्तक अर्ली चौहान डायनेस्टीज में, और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी इस बात पर प्रकाश डाला है बहुत स्पष्टता के साथ कि असल में तराइन द्वितीय युद्ध के पश्चात पृथ्वीराज तृतीय चौहान को निर्णायक तौर पर परास्त किया गया, उसे बंदी बनाया गया, अंधा बनाया गया, अजमेर को लूटा गया, और अजमेर नागौर पाली के आसपास के संपूर्ण क्षेत्र पर, दिल्ली हांसी तक के पूरे इलाके पर तुर्कों का आधिपत्य स्थापित हो गया, और चौहानों का जो उत्तरी भारत में अखिल उत्तरी भारत के साम्राज्य की स्थापना करने का जो एक स्वप्न था, वो भंग कर दिया गया हमेशा हमेशा के लिए।
बाद में आप जानते हो पृथ्वीराज तृतीय चौहान का जो पुत्र था गोविंदराज चौहान, उसे रणथंभौर की जागीर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बख्श दी गई थी, लेकिन अलग कहानियां हैं। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा लिखते हैं कि जब पराजित हो गया, उसे बंदी बनाकर अंधा बना दिया गया, तो बाद में अजमेर उसे लौटा दिया गया था पृथ्वीराज तृतीय चौहान को, जब उसने अधीनता स्वीकार कर ली। इसलिए इस तरह के सिक्के जारी किए गए थे। तो जो पृथ्वीराज तृतीय चौहान के अंत का जो एक विशिष्ट रहस्य अब तक रहा कि भाई किस प्रकार से पतन हुआ, उस पर प्रकाश ये सिक्का डालता है। इसलिए सिक्कों का अध्ययन बेहद आवश्यक होता है हिस्टोरिकल सोर्सेस के रूप में। जो पास्ट का जो सोसाइटी है, जो स्टेट्स हैं, जो अफेयर्स रहे हैं, इन लोगों के अफेयर्स का मतलब यहाँ पे संबंधों से है, रियासतों के, मानवों का जो सोसाइटी, पॉलिटिक्स, इनका इकोनॉमी किस तरह, इन सब पे प्रकाश डालता है सिक्कों का अध्ययन। इसीलिए सिक्कों के अध्ययन की एक विशिष्ट शाखा न्यूमिस्मैटिक्स के रूप में भी हमारे सामने आती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इस सेशन का एंड मैं आज यहीं करूँगा, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों के लिए ये काफ़ी लाभप्रद हैं। और यदि वास्तव में ऐसा तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये क्लासेस रेगुलर रहेंगी, लेकिन आप लोगों के कोऑपरेशन के बिना पॉसिबल नहीं है। जल्द ही इस सीरीज के इस सेशन का नया एपिसोड लेकर आपके सामने आऊँगा मैं, जिसमें हम पहले सिक्कों को पूरा करेंगे। अच्छा, सिक्के भी हम यहाँ पर दो तरह से पढ़ेंगे। एक सिक्का तो होंगे, याद रखिएगा, जो स्टेट्स रियासती कालीन सिक्के हैं। एक होंगे आर्कियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के सिक्के, यानी कि पुरातात्विक महत्व के सिक्के, जो विभिन्न स्थलों की एक्सकावेशन या डिगिंग या खुदाई से प्राप्त हुए हैं। जैसे आहट से प्राप्त हुए, बैराट से प्राप्त हुए, आपके नगला छेल से प्राप्त हुए, गुरारास से प्राप्त हुए, रेड से प्राप्त हुए, नगर से प्राप्त हुए, उन सिक्कों को। और एक हम सिक्के देखेंगे जो विभिन्न रियासतों के विशिष्ट प्रकार के सिक्के हैं। फिर उसके बाद हम इंस्क्रिप्शंस को देखेंगे, अभिलेखों को देखेंगे, जिनमें ताम्रपत्र अभिलेख होंगे, कॉपर प्लेट्स इंस्क्रिप्शंस होंगे, आप स्टोन इंस्क्रिप्शंस देखेंगे, जिनको हम शिलालेख वगैरह, अभिलेख वगैरह भी कहते हैं। तो थोड़ा सा ये अध्याय, जो ऐतिहासिक सोर्सेज वाला अध्याय, ये थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन यदि आप लोग मेरे साथ साथ चलते रहे, यकीन मानिएगा, मैं अभी तो सिर्फ प्राचीन राजस्थान चल रहा है, इसके बाद मिडिवल राजस्थान, उसके बाद मॉडर्न राजस्थान है, फिर अपन कल्चर लेंगे। यकीन मानिएगा, इतने गहराई के अध्ययन के पश्चात परीक्षाओं में सफलता आपसे मुंह नहीं चुराएगी, आपसे दूर नहीं जाएगी। कम से कम राजस्थान हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री की जल्दी ही मैं सीरीज चालू करने वाला हूँ। वो क्लासेज आपको 10 बजे से मिलेंगी। अभी तो ये राजस्थान हिस्ट्री क्लासेज आपको 9 बजे से मिल रही है। बेहद अच्छा कंट्रोल आप लोगों का इस प्लेटफॉर्म पर, एनालिटिकल स्कूल ऑफ हिस्ट्री पर, आपका राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर और इंडियन हिस्ट्री का करवा दूंगा। सो विश ऑल द बेस्ट।